ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा व मोफा जैसे महत्वपूर्ण विषय हो या आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेस्ट व लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं महासेवा और प्रभु एसोसिएट की एक्सपर्ट टीम से। हमारे फोन नंबर है 02242551414। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, आप तमाम जो लोग YouTube पे देखें हमारे प्यारे प्यारे दर्शक, उन सभी का स्वागत करता हूं। हमारे जो खास आज के स्पीकर हैं, कीनोट स्पीकर, उनका भी स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि जिंदगी में किसी का साथ काफी है, जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है, डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है। दोस्तों, 2 साल से महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और MNS मीडिया न्यूज सर्विस ने यह विश्वास जताया है डिजिटल के माध्यम से लोगों को अवेयर करके, एजुकेट करके, वो भी मुफ्त में, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, इसी एक ऐसे विषय को हम एक खास शो, लाइव शो में तब्दील किया है। जैसे प्रभु से खास बात सैटरडे 12 बजे तो है ही सही, एक खास शो महाचर्चा महासेवा के साथ। यह एक ऐसा शो होगा, हर हफ्ते में एक बार करेंगे, वेडनेसडे या फ्राइडे। दोस्तों, इस शो की खासियत ये है कि ये राष्ट्र हो, संपूर्ण राष्ट्र का कोई विषय हो जनहित में, या महाराष्ट्र का विषय हो, मुंबई का विषय हो, इस शो में हम शामिल करेंगे जो जनहित में हो, PIL में हो, और उस विषय को यहाँ पे लाकर वेबिनार के जरिए, महाचर्चा के माध्यम से चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट के माध्यम से लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो दोस्तों, खास जो हमारे वक्ता स्पीकर्स हैं इस खास विषय पर, महाचर्चा महासेवा के साथ में, एनए टैक्स हाउसिंग सेक्टर में क्या संवैधानिक है, क्यों इसका हाउसिंग सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उन पर बोझ है, 35 लाख 40 लाख अलग अलग बिल आ रहे हैं, इस पे विरोध के स्वर पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में जताए जा रहे हैं। मुंबई हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से PIL भी की गई है, पुणे हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से, दूसरे जो हाउसिंग फेडरेशन है वो भी PIL में शामिल हो रहे हैं। और ये विरोध का स्वर है, निश्चित ही जनहित में है कि भाई क्यों एनए टैक्स लगाया जाता है। इस विषय पर हमारे खास जो स्पीकर श्री प्रसाद परब साहब मौजूद है। हमें रिलेट करने के लिए जो स्टैट्यूट हमारा है, दैट इज महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966, तो इसमें कई सारे प्रोविजंस है जिनसे हमें ये एनए टैक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो हमें थोड़ी जानकारी मिल सकती है। और इस महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में जो सेक्शन 2 दिया गया है उसमें कई सारे डेफिनेशंस है जो हमें इस टॉपिक के रिलेटेड कई सारे डेफिनेशन जो है वो उपयुक्त है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 में सब क्लॉज 2 में कहा गया है एलिनेटेड लैंड। तो ये एलिनेटेड और अनएलिनेटेड लैंड क्या है, पहले ये थोड़ा हमें समझना जरूरी है। एलिनेटेड लैंड यानी जिस लैंड पे गवर्नमेंट ने अपने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स जो है वो फॉरगो किए हैं, उसे एलिनेटेड लैंड कहते हैं। और अनएलिनेटेड लैंड्स यानी जहां पे हम बोलते हैं कि एनए टैक्स हमें लगाया गया है, उसे अनएलिनेटेड लैंड यानी जिस लैंड से गवर्नमेंट कहता है कि मेरे राइट्स है लैंड रेवेन्यू असेसमेंट टैक्स कलेक्ट करने के। तो ये एलिनेटेड लैंड हमें कहाँ दिखाई देता है, जैसे कि हम कोकण रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे देवस्थान लैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे वो देवस्थान को राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि इनाम लैंड्स होते हैं, वतन लैंड्स होते हैं, ऑल दीज आर एलिनेटेड लैंड्स। और ये छोड़ के जो लैंड्स होते हैं जिसे हम सरकारी लैंड भी कहते हैं, गवर्नमेंट लैंड जैसे कहते हैं, तो ये लैंड्स को अनएलिनेटेड लैंड्स कहते हैं। तो ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में ही शुरुआत में ही डेफिनेशन में कहा गया है। और फिर हम आगे जाएंगे तो एनए टैक्स में एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है, वो है गाउठन और विलेज। तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 10 में दिया गया है कि व्हाट इज गाउठन, व्हाट इज विलेज। और इसमें कहा गया है कि जो डेजिग्नेटेड एरियाज है टाउन, सिटी, विलेजेस में, तो इसमें कोई जो लैंड ईयरमार्क किया गया है उसे गाउठन लैंड कहेंगे, उसे विलेज कहेंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है वो एनए टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आज अगर हम देखेंगे तो गाउठन जो लैंड्स है उन्हें एनए टैक्स में एग्जेम किया गया है। क्यों एग्जेम किया गया है, अगर हम हिस्टोरिकल इसका देखेंगे, ये जो एनए टैक्स है वो हिस्टोरिकल टैक्स है, ब्रिटिश सालों से चला हुआ टैक्स है। तो ये जो हिस्टोरिक कनेक्ट करने के लिए हम अगर गाउठन की हिस्ट्री देखेंगे तो गाउठन यानी या विलेज यानी जहाँ पे पब्लिक, जहाँ पे लोग जो है वो पहले से रहते थे, मतलब उसका यूज पुरातन काल से ही रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा था। और फिर उसके बाद गाउठन के बाहर जो एरिया थे, जो एग्रीकल्चरल लैंड थे, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे थे,
उन लैंड्स में जहां पे अभी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बढ़ गए हैं, तो उस लैंड को हम लोग अभी एनए टैक्स में लगा रहे हैं। तो इसीलिए गाउठन और विलेज ये संबोधना जो है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 में दी गई है। गाउठन की तो और हिस्टोरिकल अगर हम डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे तो गाउठन में ऐसा कहा गया है कि जहाँ पे कैटल्स को इकट्ठा लाया जाता था विलेज में और फिर वहां से ग्रीजिंग के लिए लेके जाते थे, उस लैंड को गाउठन लैंड कहते हैं। देन सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 के बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 में गवर्नमेंट लेसी की एक संबोधना है। गवर्नमेंट लेसी यानी गवर्नमेंट लैंड जो अगर लीज पे हम लोग लेते हैं तो उसे गवर्नमेंट लेसी कहते हैं। एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में अगर हम देखेंगे टू होल्ड द लैंड, ये कंसेप्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू होल्ड द लैंड यानी टू एक्चुअल पोजीशन, मतलब एक्चुअल पोजीशन होना लैंड का, उसे लॉफुल पोजीशन में होना, उसे ही टू होल्ड द लैंड कहते हैं। जैसे हम हमारा हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट लीव एंड लाइसेंस पे देते हैं तो लेकिन एक्चुअल पोजीशन हमारा ही है, हम कहते हैं कि पोजीशन जो है वो हमारा है, भले ही वो हमने लीव एंड लाइसेंस पे वो हमारा फ्लैट एंजॉय कर रहा है लेकिन उसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया गया है। तो दैट इज अ कांसेप्ट ऑफ एक्चुअल पोजीशन टू होल्ड द लैंड। फिर आगे जाके हमारा अभी हम सब्जेक्ट में एंट्री करेंगे, दैट इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 में नॉन एग्रीकल्चर असेसमेंट कहा गया है। तो ये नॉन एग्रीकल्चर असेसमेंट क्या है? तो अगर आप आपकी जो लैंड है उसकी यूज जो है वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो देन फॉर दैट यू नीड टू पे एन असेसमेंट टू द स्टेट, ऐसा करके सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 में भी बताया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 23 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है ऑक्यूपेंट। तो ये ऑक्यूपेंट क्या है? तो ऑक्यूपेंट यानी होल्डर, हमने होल्डर की डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली है। तो होल्डर इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ अनएलिनेटेड लैंड्स, ये सारे टर्म्स हमने ऑलरेडी क्लेरिफाई किए थे, इसीलिए इस ऑक्यूपेंट की डेफिनेशन में हमें ये देखने को मिलते हैं कि होल्डर इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ अनएलिनेटेड लैंड्स अदर देन अ टेनेंट और अ गवर्नमेंट लेसी, ऐसा ऑक्यूपेंट की डेफिनेशन दी गई है। यानी क्या कि आप अगर वो लैंड को होल्ड कर रहे हैं एंड यू आर इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट अनएलिनेटेड लैंड, देन यू आर आल्सो लायबल फॉर दैट नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट रादर लैंड रेवेन्यू। ये कहां पे दिया गया है? तो सेक्शन 39 में कहा गया है कि लैंड रेवेन्यू ऑक्यूपेंट को देना अनिवार्य है, सेक्शन 39 में कहा गया है। इसीलिए थोड़े डेफिनेशन को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो लैंड रेवेन्यू देना है क्या? लैंड रेवेन्यू हमें स्टेट को क्यों देना है? इसका रीजन भी लैंड रेवेन्यू कोड में बताया गया है। सेक्शन 20 कहता है कि ये जो लैंड्स जो हमारे मालिकी के नहीं है तो वो किसके मालिकी के है? जो हमारे मालिकी के छोड़ के दूसरे जो लैंड्स है वो, तो अदर लैंड्स जो है वो गवर्नमेंट के मालिकी के है। जैसे कि पब्लिक रोड्स है हमारे, ये इसको ओनरशिप यहाँ पे वेस्ट हो रही है तो ये स्टेट के पास वेस्ट हो रही है। और अगर हम सेक्शन 36 में देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी, जो ऑक्यूपेंसी हमने कहा, ये हमने वर्ड ऑक्यूपेंसी यूज कर रहे हैं, ऑक्यूपेंट जहां पे यूज कर रहे हैं। अगर आप आपका प्रॉपर्टी कार्ड देखेंगे, अगर आप आपका 7/12 का उतारा देखेंगे तो कहीं पे भी मालक ये संबोधना नहीं है, वहां पे कहीं पे भी ओनर ऐसा आपको डिफाइन नहीं किया गया है। तो यू आर एन ऑक्यूपेंट, आप धारक है, वहां पे आप देखेंगे तो धारक है। आप जूने अगर ब्रिटिश वक्त के अगर आप सेल डीड अगर देखेंगे, निकालेंगे, तो वहां पे भी लिखा गया है की स्टेटच्या मालकीची माझ्या वहिवाटीस असलेली जमीन मी देत आहे। तो वहां पे भी वो क्लियर कट आता था कि आप यू आर एन ऑक्यूपेंट। एंड इसीलिए सेक्शन 36 में कहा है दैट ऑक्यूपेंसी इज ट्रांसफरेबल एंड इट इज ऑल्सो हेरिटेबल। तो यू कैन ट्रांसफर योर ऑक्यूपेंसी एंड इट इज ऑल्सो हेरिटेबल, ऐसा सेक्शन 36 में कहा गया है। और जो हमारा मेन क्रक्स है आज का सब्जेक्ट नॉन एग्रीकल्चरल, तो सेक्शन 39 में ये क्लियर कट कहा गया है कि जो अनएलिनेटेड लैंड्स है और जो ऑक्यूपेंट है उस पे, अनएलिनेटेड लैंड्स पे उन्हें लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा स्टेट को। एंड अदर देन ऑक्यूपेंट यानी अदर देन टेनेंट और गवर्नमेंट लेसी, गवर्नमेंट लेसी की संबोधना ऑलरेडी हमने देख ली है। तो मतलब 39 हमें कहता है कि नॉन एग्रीकल्चरल जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। सेक्शन 64 अगर आप देखेंगे उसके बाद रिलेट करके, तो वहां पे क्लियर कट लिखा है ऑल लैंड्स अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड हैव टू पे द लैंड रेवेन्यू। 39 में कहा है कौन लैंड रेवेन्यू पे करेगा, और सेक्शन 64 में कहा है आपको अगर एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, ऑल लैंड्स अनलेस एग्जेम्प्टेड। तो एग्जेम्प्टेड लैंड्स कौन से हैं? हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, गाउठन है, विलेज है, इन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है।
तो दे नीड नॉट पे दैट नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स। तो बाकी जो लैंड्स है उनको नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स यानी लैंड रेवेन्यू ये भरना पड़ेगा स्टेट को, ऐसे सेक्शन 64 में कहा गया है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट है कि नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स। अभी हम कहेंगे लैंड रेवेन्यू इज इक्वल टू नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, तो यस ऑल नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स इज द लैंड रेवेन्यू, बट वी कैन से दैट कि लैंड रेवेन्यू इज अ वाइडर सब्जेक्ट। उन्होंने उसमें एक सब्जेक्ट किया गया है नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट, और इस नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट को हमें लेवी वो लोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट की तरफ, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स की तरफ। तो मैं यही कहूंगा सफर के लिए, तमाम विषय के लिए कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो मतलब इमोशनल, होठों पे चिंगारी रखो बेबाकी, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। यहाँ पर जो आपको तरकीबें मिलती है एज पर लॉ कानूनी दोस्तों, तो वो निश्चित ही आपके लिए फायदेमंद है। आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद साहब।